हमारे सामने एक बच्ची है प्रज्ञा प्रभाकर, जिन्होंने 98% मार्क्स अचीव किया है और ये बच्ची सेंट जोसेफ स्कूल में फर्स्ट पोजीशन अचीव की है। हम आइए मिलते हैं उस बच्ची से जिन्होंने इतना अच्छा मेहनत करके इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। और अभी हम बैठे हुए हैं पाठशाला क्लास में और हमारे साथ हमारे शिक्षक हैं जो कि स्कॉलर एकेडमी के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हमारे अवजय सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं और मैं खुद सोशल पढ़ाता हूँ, और इस कोचिंग के संस्थापक रोहित सर जो कि मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। तो मैं इस बात करूंगा इस बच्ची से कि इन्होंने किस प्रकार से ये मेहनत किया और कैसे मेहनत की, और बच्चों से भी बातचीत होगी कि इनकी मेहनत कैसे रंग लगे और कैसे आगे अपने 10th के बैच को निर्देश देंगे कि कैसे करके क्या मेहनत करना चाहिए जिससे वो आगे और अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। बात करते हैं इस बच्ची से हम। आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताइए, आप कैसे पढ़ाई करते हैं? नॉर्मली आप कैसे पढ़ते थे, क्या टाइम टेबल रहता था आपके पढ़ने का? टाइम टेबल तो ये है कि जब टाइम मिले ना उस वक्त पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं है कि हाँ इतना फिक्स कर दिए उस दिन नहीं पढ़ पाए तो डिमोटिवेट हो जाना कि मेरा जो टाइम टेबल बना था वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, जितना पढ़ रहे हैं रोज़ उतना अच्छे से याद होना चाहिए। बस ध्यान जितना देर पढ़ रहे हैं उतना देर बस बुक पे ध्यान होना चाहिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उस पर ही ध्यान होना चाहिए। आप कौन सा मैथ्स के लिए कौन सा बुक यूज़ करती थी? साइड बुक के मैथ्स के लिए एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल ही बनाए थे, लेकिन उसमें सारा एग्जाम्पल, सारा एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन हम बनाए हुए थे। साइंस के लिए? साइंस के लिए भी एनसीईआरटी था और एक एस चांद का बुक था। एस चांद पब्लिकेशन का। न्यूमेरिकल्स के लिए भी कोई बुक यूज़ करते थे? न्यूमेरिकल्स के लिए बुक नहीं था, बट हाँ ऑनलाइन न्यूमेरिकल्स निकालते थे और फिर रोहित सर न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन निकाल करके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनवाए थे, तो उसमें थोड़ा सा अच्छा हो गया। व्यू से कौन से सब्जेक्ट पे बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मेहनत सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में होना चाहिए? वो अब हर बच्चे पे डिपेंड करता है कि जिसमें वो थोड़ा कमज़ोर है उस पर उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बस वो बच्चे पे डिपेंड करता है। इस बच्चे जो आपके सामने 10th के बैच बैठे हुए इनको अपकमिंग टाइम में उनको फेस करना है, बोर्ड एग्जाम फेस, इन बच्चे को क्या संदेश देना चाहोगे कि क्या कैसे करें कि इन लोग का रिजल्ट भी बहुत बेहतर हो? आपके सामने जूनियर्स हैं जो आप उस एग्ज़ाम को फेस करके आए हो, आपने 10th दिया है और इन लोग देने वाले हैं, तो आप इनके लिए क्या एक आइडिया देना चाहते हो? आइडिया यही है कि अभी तुम लोग का स्टार्टिंग है, तो अभी से ही अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना और अभी से ही सारे एग्जाम्स को, इवन टेस्ट को भी, छोटे से टेस्ट को भी सीरियसली लेना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा कि तुम उस टेस्ट के लिए पढ़ोगे तो वो जो सिलेबस है वो तुम लोग का कंप्लीट होते जाएगा, तो कुछ भी डाउट नहीं रह पाएगा किसी भी टेस्ट में। तो लास्ट टाइम पे तुम लोग को ज़्यादा मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और प्रेशर भी नहीं आएगा। अब सर आप एक मैथ के टीचर हैं सर, क्लास 10th में मतलब एज ए बच्चे के रूप में मतलब बच्चे की तरफ पूछना चाहता हूँ आपसे कि बच्चे को कहाँ तकलीफ आती है सर, कहाँ परेशानियाँ होती है मैथ्स के सब्जेक्ट में? देखिए, एज अ मैथ टीचर हम आपको ये बताना चाहते हैं, नॉर्मली बच्चा क्या होता है ना, नॉर्मली सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पढ़ता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना है। यानी जो टीचर हैं हम लोगों का गाइडेंस 20 to 25% होगा। यानी हम लोग टॉपिक बताएंगे। एज अ मैथ आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जिस बच्चों का प्रैक्टिस अच्छा होता है उसका मार्क्स अच्छा है, और जिनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है उनका मार्क्स गड़बड़ होगा। दूसरा कि जैसे आप बुक बनाते हैं, आर एस अग्रवाल बनाएं या एनसीईआरटी बनाएं, अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको उसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन, बच्चा क्या होता है ना एक्सरसाइज बनाता है और जब उसका एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको नहीं बनाता है, और असर्शन रीजन क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप असर्शन रीजन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, केस बेस्ड को कैसे डील करेंगे। यानी टेस्ट देने से और मल्टीपल टाइम्स बच्चा क्या करता है, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि टीचर का ये टारगेट होता है कि भाई दिसंबर तक हमको किसी भी तरीके से सिलेबस खत्म कर देना है, और उससे पहले भी इनफैक्ट वो अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए आपका सिलेबस खत्म। उसके बाद आप 2 महीने एक बार रिविज़न कर लीजिए, और रिविज़न करने के बाद हर हालत में जनवरी और फरवरी आप टेस्ट दीजिए और लगातार टेस्ट दीजिए, और टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। हो सकता है आपको फर्स्ट टेस्ट में 80 में 50 ही आए, कोई दिक्कत नहीं है, वो 50 से 80 चला जाएगा। आप लगातार टेस्ट दीजिए और आप ये एनालिसिस कीजिए कि किस सब्जेक्ट में मेरा दिक्कत हो रहा है। जैसे आप 10th में अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में होगा, बच्चों को लगातार आता है। आप लीनियर इक्वेशन पढ़ें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ें, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ें, आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आएगा ही आएगा। तो आप उसको डील करना सीखना है, क्योंकि इक्वेशन लिख करके अगर आपको दे दिया जाए ना तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आपको फार्मूला पता है, लेकिन इक्वेशन निकालने में दिक्कत होता है कि भाई इक्वेशन निकाले कैसे। तो वो कोई ट्रिक नहीं है, या सर कुछ आपको कुछ ऐसा नहीं दे देंगे कि आप उसको तुरंत निकाल लेंगे। वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको टैकल कर पाते हैं। तो सब चीज़ जो है मैथ
तो सारे चीज़ प्रैक्टिस का है। जो जितना प्रैक्टिस किया, जितना क्वेश्चन सॉल्व किया और जहाँ से क्वेश्चन मिला। अब नॉर्मली अगर रेफरेंस की बात करें तो जैसा ये बताया कि एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपका ये दोनों बुक खत्म हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है, अदर पब्लिकेशन का आता है, उसको जरूर आप सॉल्व कीजिए। एक एडिशनल चीज़ जो है वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप कीजिए। और जो डर होता है एग्ज़ाम का वो बिल्कुल नहीं रखिए। मैथ में जो है एटलीस्ट 15 बच्चे जो हैं, जहाँ मैं ही मैथ का क्लास लेता हूँ, लगभग 15 से 16 बच्चे जो हैं वो 95 प्लस में हैं, 95 प्लस। तो कुल मिलाकर के यही है। और सारे बच्चों से बात करके यही मिला है कि जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे रिजल्ट ही मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसा भी 1-2 बच्चा, ऐसा नहीं है कि हमारा पढ़ाया हुआ सारा बच्चा 95 प्लस है, ऐसा भी बच्चा है जो 55 भी लाया है। तो डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा प्रैक्टिस करता है। ठीक है, मैथ के व्यू से। बाकी बायोलॉजी के लिए सर बताएंगे। जैसा कि प्रज्ञा ने बोला कि साइंस में पढ़ने के लिए एनसीईआरटी और ईशांत की बुक विच इज़ वेरी नेसेसरी, एकदम सही बात है ना। बिकॉज साइंस इज़ नॉट ए रॉट लर्निंग सब्जेक्ट, ये एक रट के सीखने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। आपको कॉन्सेप्ट को पूरा समझना होगा तभी आप उसको उसके अपने वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सारा कुछ चीज़ें हिडन होती है ना। लेकिन जो आपको ईशांत बुक दिया जाता है क्लास 10th में तो वो सारे एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। मतलब एनसीईआरटी का अगर जो एक लाइन है तो ईशांत में उसको 10 बार में 10 लाइन में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। अब देखिए, सब बच्चों की ब्रेन कैपेसिटी, सबका लर्निंग एक्विजिशन सबका अलग अलग होता है। अगर जो लर्निंग एक्विजिशन सबका अलग अलग है तो अगर जो अलग अलग माध्यम से वर्ड्स, लाइन सब एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्सेप्ट्स को, तो समझने में ईशांत बहुत ही अच्छी बुक है ना। इसके साथ ही ईशांत के देखिए पीछे में क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, वो भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। 1 वर्ड आंसर है या हॉर्स क्वेश्चन है या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, वो भी आपको करने चाहिए। ठीक है, मैं भी अगर जो पढ़ाता हूँ तो मैं वो सारे टॉपिक्स डील करता हूँ और ईशांत की बुक ही प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, इन सबको ईशांत से ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो जिसका कि फीडबैक बहुत ही पॉजिटिव मिला है। और यहाँ पे जो हम लोग के सामने प्रज्ञा प्रभाकर बैठी हुई है ना, इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ईशांत बहुत ही अच्छी बुक है। एकदम सही बात है। एनसीईआरटी तो है ही जो सीबीएसई का मेन बुक है, लेकिन उसके साइड पे अगर जो साइड बुक कोई रखेंगे तो ईशांत बहुत ही अच्छी बुक है ना। और इसके लिए अगर जो साइंस की और प्रिपरेशन की बात करें तो अगर जो आप एज अ बायोलॉजी टीचर मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है ना। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ये नहीं है कि आपको बस एग्ज़ाम पास करना है। अगर जो आपने बायोलॉजी पढ़ लिया तो पूरे जीवन आपको काम आएगा। ये सोच के पढ़ना है कि मुझे मैं डॉक्टर बनूं या ना बनूं, ये मेरे सब्जेक्ट हमेशा पूरी लाइफ काम आएगा। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, अपने बॉडी के अंदर देखते हैं या प्लांट में देखते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जो इसमें इमेजिन करने वाला हो, सब कुछ विजिबल होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी आगे के जो बच्चे हैं, है ना, उनको कैसे क्या तैयारी करना है ये प्रज्ञा ने बता ही दिया। बाकी हम लोग चलते हैं हमारे पाठशाला क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर रोहित उमंग सर से, जानते हैं कि कैसे क्या इन्होंने प्रज्ञा को पढ़ाया और आगे क्या इन्होंने संदेश दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप लोग का बहुत सारा जितने भी पेरेंट्स आए हैं अब वेलकम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आज जो यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है प्रज्ञा का रिजल्ट को लेकर के, हमारा और प्रज्ञा के बीच जो मुलाकात जो हुआ था एजुकेशन सेक्टर में, मतलब पढ़ाने के लेकर के 9 क्लास से हुआ था। कम्प्लीटली 9 क्लास इसको पढ़ाए थे और 10 क्लास पढ़ाए थे। बीच में शायद लॉकडाउन भी आया था। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है तो एक पेरेंट्स का, मतलब टीचर तो रोल प्ले करते ही हैं जैसे सब लोग को पता है, लेकिन पेरेंट्स जो है सबसे पहले इसे नॉर्मली कहा जाता है, ऐसे जो भी टॉपर बच्चा है, जो भी अपने जो मेरा एक्सपीरियंस उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अगर कोई कहता है कि पहला टीचर अगर पेरेंट्स है तो ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि होता क्या एक्चुअली है कि जो बच्चे हमारे पास जब आते हैं, अगर उसके पास संस्कार नहीं हो, हालांकि थोड़ा सा जो वर्ड बोलते हैं लोगों को लगेगा आज के डेट में, लेकिन संस्कार और मैनर बहुत बड़ा चीज़ होता है। जो ये प्रज्ञा में हम देखे थे, जब हम इसको कोई चीज़ पढ़ाना शुरू किए, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो,
कभी ये नहीं वो डाउट करने गए कि आप जो टॉपिक वो 11 का पढ़ा रहे हैं 12 का पढ़ा रहे हैं। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ इसे फिजिक्स वगैरह में कि हम लोग बहुत डीप चले गए थे और मैंने कम्प्लीटली उसको बता भी दिए कि जो टॉपिक है वो हमारे 10th 9th का नहीं है, लेकिन तो भी उसको हम बताएं। अब इसके पीछे कारण है, एज ए टीचर इसी को हम समझते हैं कि बच्चे को एक लेवल अप अगर चला जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, तो जनरल जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है चाहे स्कूल का एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा करना ही करना है। तो टोटली अगर देखा जाए कि प्रज्ञा को लेकर हमारा व्यू क्या है, तो एज ए मैनर संस्कार जिसको कहा जाता है, जो मैंने बोला उस बात को विश्वास किए। अब बाकी तो पेरेंट्स तो कहना ही नहीं है कि आज के डेट में उस तरीके से पेरेंट्स जो है इसके लिए भी सौभाग्य की बात है, और उन पेरेंट्स के ऐसे बच्चे होना भी बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर एक चीज़ को वो चीज़ों को गौर किए। जब भी वो बोली कि सर कितने बजे, ये सब तो नॉर्मल बात होता है ऐसे चीज़ों को, मतलब कि कभी हम जब इसको पढ़ाते तो कोई बर्डन नहीं होता था कि हमें इसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। तो अब बातें निकल के आता है कि कैसे हम अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से हम प्रज्ञा से ही पूछेंगे कि इसके पीछे क्या था, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि जब 9th क्लास से मुलाकात हुआ और 10th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स लाने के पीछे क्या क्या मेन जो रीजन का ये है, थोड़ा सा डीप जाके एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जहाँ पे 10th क्लास के बैठे हुए हैं वो जानना चाहते हैं। स्पेशली जैसे मैथ में इसका कम्प्लीटली फुल मार्क्स आया, 100 में 100 मार्क्स लाया है। तो मैथ के लिए से अभी सर ने बुक सजेस्ट किया था कि NCERT हो गया। ऐसे NCERT तो सही बात है, CBSE के पैटर्न के अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट बुक होता है, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। लेकिन एक चीज़ हम ऐड करेंगे क्या कि जो एडिशनल बुक आपका होता है, जैसे कि IS वाल हो गया, RD शर्मा हो गया, लेकिन एक ही NCERT का ही बुक आता है एग्जाम्पलर। अगर थोड़ा सा वो एडवांस है, लेकिन वो बच्चे को बहुत जरूरी है करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा एक एडवांस अब जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है जो बेस लेवल का चीज़ आप लोग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मैंने उससे भी प्रज्ञा को करवाया था, हर एक क्वेश्चन को मैंने टच करवाया था। तो एग्ज़ाम के आई थिंक मैथ के 5 दिन पहले इसको ये अब खुद से बोली कि सर अब जो है अब छोड़ दो, मतलब पूरे मतलब 9th पूरा 10th कभी भी मतलब लॉकडाउन भी लगा उसके इसमें ऑनलाइन भी इसको हम क्लास लिए। तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट में कंसिस्टेंसी है, वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में था। एक्चुअली रिसेंटली लास्ट नाइट मुलाकात इससे हुआ था, लेकिन हम पूछ नहीं पाए थे। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू। और कैसा लग रहा है अभी जो है आपको रिजल्ट आया है 98% के आसपास, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग का भी बहुत बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में, एजुकेशन में, तो अच्छा लग रहा है बस। रेंडमली अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें मेन जो है क्या, इसके पीछे अच्छा मार्क्स लाने के पीछे क्या क्या चीज़ें मतलब करना चाहिए, तो मतलब मोटे तौर पे 2-3 बातें आपको बताना है, तो आप कैसे मतलब इस बात को बता कि बच्चे को उस बात पे गौर करें? तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ बच्चा होता है जो सोचता है कि अच्छा बोर्ड से तो लास्ट के 2 महीने में अगर हम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, तो उसमें अच्छा मार्क्स आ जाता है। लेकिन जितना 95+ अगर लाना है तो उसके लिए स्टार्टिंग से तो मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ बताना है। क्योंकि जो बच्चा सोचता है कि टीचर्स पढ़ा दिए हम अपने से पढ़ लेंगे, तो वो लोग सारा टॉपिक तो पढ़ लेता है लेकिन एक ऑर्डर में नहीं पढ़ पाता है। और टीचर्स जो होते हैं उसको ऑर्डर में बताते सारे स्टूडेंट्स को, तो उन लोग के दिमाग में बैठ जाता है। तो बस टीचर्स का बात मानना बहुत ज़रूरी है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको मानना ज़रूरी है, और होमवर्क्स या फिर जो भी एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, वो सब बनाना चाहिए। तो इनका कहना है कि कंसिस्टेंसी और होमवर्क वगैरह जो टीचर बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ हम ये भी ऐड करेंगे ड्यूरिंग जो जर्नी इसका था प्रिपरेशन का, तो ये इसमें हम देखते क्या थे, जब भी हम इसके क्लास में जाते थे पढ़ाने के लिए, तो एक अच्छा एडवांटेज क्या था, एक क्वेश्चन कुछ करके अपने से लाती थी, अलग ढंग से कहीं से सैम्पल पेपर से या कहीं भी नेट वगैरह से वो ला के पूछती थी। तो कहीं ना कहीं इसका भी जो है ये इसमें ऐड होता है, क्योंकि मार्क्स इसमें लाने के पीछे, क्योंकि अगर बच्चे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब लाएंगे, नॉर्मल लेवल पर अगर देखा जाए कि हर एक बुक का सोल्यूशन नेट पे अवेलेबल है, तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नेट पे जाते हैं वो उसको उतार लेते हैं, और अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे भी अवेलेबल है जो पढ़ाते हैं। लेकिन एक समस्या हमें लगता है, क्या दिखता है कि बच्चे जिस पहले के बच्चे अब में अंतर है, मैं नहीं करें आज के बच्चे अच्छे नहीं कर रहे, अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चे अच्छे कर रहे हैं जो माइंड पे काम कर रहे हैं। माइंड पे काम करने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है क्लास में, उसको तो मान लिया कोई यूट्यूब पे भी बहुत सारा बच्चा सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई करते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ तो टॉपिक समझ में आ जाता है, सेंस भी आ जाता है, लेकिन वो टॉपिक को जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे, आप थिंक नहीं करोगे, है ना। तो प्रज्ञा में जब हम देखे थे क्या कि जब कोई टॉपिक ख़त्म करती थी तो लास्ट में आकर के हम लास्ट में आके पूछते थे इससे
है ना। मतलब कोई टॉपिक ख़त्म करने के बाद उसको पहले इसको जो है ना कम्प्लीटली कि इसके माइंड में है कि नहीं माइंड में है, तो मेजर रोल थोड़ा सा ये भी प्ले करता है। तो आप लोग इसी को ध्यान रखिए कि जो भी टॉपिक ख़त्म करें उसको दोबारा एक बार, जिसको बोलते हैं माइंड मैप करना, जो भी टॉपिक हमारे पास है क्या क्या उसमें हुआ, क्या क्या हमारे पास, मतलब वो माइंड में करना है, वो कॉपी पर नहीं रहना है। नोट्स आपको तो कहीं से भी मिल जाएगा, आप नेट पे डालो कि फीस का नोट लेना है तो 1000 मिल जाएंगे, है ना। टीचर भी बहुत सारे मतलब आपको, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि खुद पे प्रैक्टिस करना माइंड का, वो ही चीज़ हम इसमें देखते थे, ठीक है। तो इसके अलावा आगे का तो जर्नी है हमें पता है, लेकिन एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मैथ में तो समझ में आ गया कि हाँ चलो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए, एग्जाम्पल किए, NCERT किए, RS सवाल भी किए, अलग से क्वेश्चन लाके परेशान भी सर को किए। और एक चीज़ हम और ऐड करना चाहते हैं कि फिजिक्स खास करके जो मतलब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आपको क्या लगा था, आपने क्या क्या उसमें थिंक किए, मतलब कैसे जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए थे तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको क्या लगा था? तो फिज़िक्स का क्वेश्चन एक्चुअली में इजी था, क्योंकि उससे हार्ड क्वेश्चन आप हमको बनवा चुके थे, तो उसके सामने वो क्वेश्चन इजी लग रहा था, तो वो अच्छे से बन गया। और सैम्पल पेपर से बहुत सारा आप करवाए हैं, तो हम भी बनाए उसमें से एक्स्ट्रा। तो बहुत लगता है 2-3 सैम्पल पेपर हम लोग कंप्लीट किए थे। नहीं सैम्पल पे आई मीन कि पब्लिकेशन का 3-4 किए, लेकिन अगर सैम्पल पेपर का ऐसे इंडिविजुअली करेंगे तो 16 सैम्पल पेपर होगा। ओके, हाँ यहाँ पे कुछ पीयूष सर बोलना चाहते हैं। सैम्पल पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि 10th के लेकर सैम्पल पेपर है, एवरग्रीन प्रैक्टिस पेपर है, एग्जाम आइडिया है, ओसवाल है, हरिहंत है, लॉट्स ऑफ सैम्पल पेपर। आपने कौन सा सैम्पल पेपर फॉलो किया और उसको लेकर बच्चे को क्या बोलना चाहोगे? ये सैम्पल पेपर बहुत अच्छा होता है, इसको फॉलो करना चाहिए, इससे क्वेश्चंस मैच होते हैं, इससे मेरे को हेल्प मिला। आपने कौन सा सैम्पल पेपर? आप ही दिए थे सर एडू कार्ड का सैम्पल पेपर लाके हमको। एडू कार्ड, चलिए भाई। तो कुछ यहाँ पे बच्चे हमारे हैं 10th के बच्चे जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, करना चाहते हैं जी। सैम्पल पेपर 1-2 मार्केट में जो है इन्हीं का सर पेपर नंबर 1 है। आप किसी भी सब्जेक्ट पर लाओ तो वो आप लोग को सब्जेक्ट लेके उसको बारीकी से बनाओ। इम्पोर्टेंट हुआ है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि वो सवाल का ले आए, इसका ले आए, कलेक्शन से ज़्यादा अच्छा है, हम जो लाते हैं उसको यहाँ पे कुछ बच्चे हमारे हैं जिनके मन में कुछ सवाल होंगे बच्चे से पूछने का, तो यहाँ पूछ सकते हैं बच्चे कि भाई उनका क्या विचार है, क्या पूछना चाहते हैं। कोई यहाँ पे हैं ऐसे बच्चे जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीबडी किन्हीं के मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? जी। या लास्ट 3 महीने में रिवीजन कैसे करना होता है? इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सारा सब्जेक्ट है। उसके लिए तुम लोग स्टार्टिंग से या तो खुद अपने तरीके से छोटा छोटा नोट्स बना के डायरी में मेंटेन कर लो कि लास्ट टाइम पे उसको तुम लोग रिवाइज कर सको इजीली, या तो हाइलाइटर या पेन से बुक में मार्क कर लो कि अगर टाइम नहीं है तो बुक से बस उसी इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ लो, बस वो काफ़ी होता है। बस रिवीजन करना के लिए बस अंडरलाइन वर्ड्स या तो जो तुम लोग अपना नोट्स बनाते हो या टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो सब पढ़ लो कि तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अच्छा प्रज्ञा, एक क्वेश्चन है कि सोशल सब्जेक्ट को लेकर के लोगों को बड़ा डर लगता है। आधा लोग इसे पढ़ना चाहते हैं, सोते रहते हैं लोग, आधा लोग को इसमें नींद आते रहता है, क्लास आता है तो आधा लोग उधर सोए मिलेंगे, आधा लोग इधर सोए मिलेंगे। अब इसमें क्या कहना चाहिए? चलिए तुम्हारा मार्क्स भी अच्छा है, सारा सिस्टम अच्छा है, तुमको आगे ड्रीम भी है भाई, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए, उसके लिए वर्क्स करना है, तो इसमें लोगों का भय और डर कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ा जा सकता है? उसके जो डर और भय बैठा होता है, बड़ा हार्ड होता है, किसी को मैप समझ में नहीं आता है, डेट्स याद नहीं होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो इसको कैसे तुमने डील किया और कैसे इसका जो समस्या है, जो बोर्ड सब्जेक्ट होती है, लोग बोर्ड सब्जेक्ट मान के बैठे हुए हैं, इसको कैसे दूर किया आपने? तो हिस्ट्री बहुत लोग को लगता है कि हाँ बहुत बोरिंग है, पर उसके लिए ना हिस्ट्री का जो भी स्टोरीज़ या जो भी चैप्टर्स है उसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना चाहिए कि क्योंकि वो हम लोग का पास्ट है तो अच्छे से हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसको स्टोरी की तरह अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऊपर से उसके ऊपर अगर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो वो भी बनाने में बहुत, अगर टीचर्स कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लासरूम में तो उसका जवाब पहले से याद होता है तो वो सब करने में इंटरेस्ट जग जाता है। अब पहले से कोई सोच के बैठा रहेगा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है तो उसके लिए तो बोरिंग लगेगा ही, और फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएगा अच्छे से बच्चा। यहाँ पे हमारी प्रज्ञा प्रभाकर की माँ हैं जो आई हैं, और मदर्स डे है, और मदर्स डे है और इससे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता है मदर्स डे पे बच्ची के द्वारा जिन्होंने इतना अच्छा रैंक्स ला करके दिमाग के लिए दिया है। कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो हम पूछना चाहेंगे उस प्रज्ञा प्रभाकर की माँ से कि उनका क्या योगदान रहा, वो कैसा महसूस कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपकी बच्ची ने इतना अच्छा
पोजीशन अचीव किया है। इस टीचर्स सभी का मेहनत, आपकी मेहनत रंग लाया है। क्या कहना चाहेंगे इस पल को लेकर के आप? थैंक यू सर, जो भी सर लोग हैं सब लोगों का थैंक यू है मेरा, कि सर लोग मेरे बच्चे के लिए बहुत मेहनत किए हैं, पढ़ाए हैं, और मेरी बच्ची भी साथ में जैसे सर लोग बताए हैं वैसे वैसे वो की है। वो अपना मेहनत भी हमेशा जारी रखी है शुरू से भी। कभी भी उसको ये नहीं लगा कि आज हमको कम पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है। अगर एक दिन किसी कारणवश नहीं पढ़ती थी तो दूसरे दिन वो पूरा मेहनत कर लेती थी कि उस चीज़ को हमको एक दिन पूरा कर लेना है। और मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरी बेटी इतना अच्छा नंबर से पास की है, टॉप की है। अच्छा लग रहा है। बस पेरेंट्स को भी ध्यान देना है कि मेरे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोचिंग पहुंचा दिए और बस बच्चे घर में आ गए, लेकर आए बुक रख दिए, वो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। सर से बीच बीच में जाकर के मिलना है कोचिंग में कि हाँ सर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसा रिजल्ट आ रहा है, कैसा पढ़ रहे हैं, क्लास में जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं तो उन बच्चों को घर में बुला करके, ऐसा नहीं कि उस पर दबाव देना है, नहीं, अच्छे से समझा करके कि अगर क्लास में सर बता रहे हैं तो बेटा उसको समझिए, सर पूछ रहे हैं तो जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको याद कीजिए। थोड़ा ध्यान तो पेरेंट्स को भी देना पड़ता है। थैंक यू सर। मैडम, ये प्रज्ञा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये बचपन से ही ऐसे है या मतलब कुछ अभी कुछ आपका मेहनत मतलब जो है इस तरीके से दी है? क्योंकि हम लोग बचपन से ही मेहनती है, बचपन से ही मेहनती है। क्लास 1 2 LKG से ही उसको हमेशा ये लगता था कि कभी हम किसी बच्चे से पीछे नहीं रहें। क्लास में कभी पीछे रहने का उसका ये नहीं रहता था। जब भी जुनून था उसको। हाँ, उसके अंदर एक जुनून है सर। हाँ, ये मेरी बच्ची के अंदर जुनून है। हमेशा वो क्लास में चाहती थी कि हमेशा हम टॉप रहें और अच्छा करते आई है। LKG UKG से हमेशा, आज भी उसका सारा मार्कशीट मेरे पास है। मतलब हमेशा से मैथ में इसको 100 में 100 आता था। हम बीच में थोड़ा कभी कभी 97 हो जाता तो हम बोलते भी थे कि बेटा कम क्यों आया, तो माँ कहीं गलती हो गया होगा। नहीं, अच्छी बात है मैडम। हम ये आपसे जानना चाहते थे कि जैसे कि मान लिया कि ये तो बचपन से है, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जो 9th के बाद शायद वो डिसाइड किए करें, हालांकि अब तो बच्चे पहले से भी डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर जो बच्चे 6 तक नहीं मेहनत कर पाए, 8 के बाद करना चाहते हैं, तो क्या आपको गार्जियन के रूप में क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है गार्जियन, ताकि बच्चा का अच्छा रिजल्ट मतलब 10th बोर्ड में मतलब आना चाहिए? जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उसको सुधार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो बचपन से एक्टिव नहीं है तो 7-8 से सुधार नहीं करें, कर लेंगे। बचपन से भी नहीं है तो भी वो बच्चे मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे। लेकिन हाँ, इसका तो बचपन से ही है। हाँ, इसका बचपन से ही। शेड्यूल वगैरह क्या था इसका, मतलब स्कूल के अलावा स्कूल टाइमिंग फिक्स रहता था? स्कूल टाइमिंग तो था ही सर। सुबह में इसको 4 से 4:30 के बीच में जग जाना है, उससे ज़्यादा लेट नहीं। हाँ, पर डे। कभी कभार का नहीं, कभी तो और बच्चे हैं तो हो सकता है, लेकिन 4 से 4:30 के बीच में इसको जगना है। उस बीच में 1 घंटा इसको पढ़ लेना है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना है। स्कूल से आने के बाद जो स्कूल से पढ़ के आई है उसको इसको रिवीजन करना है। उसके बाद जब आप लोग आते थे ट्यूशन के लिए तो वहाँ पर जितना देर पढ़ना है वो पढ़ना है। फिर अपना टाइम मिला तो सेल्फ स्टडी करती थी। क्या इसको पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ों पे अपना ये फोकस करती थी या रिलैक्स आप होते थे? अब अपना इसका अपना इच्छा रिलैक्स है। ये पेंटिंग बहुत अच्छा करती थी, ड्राइंग का बहुत शौक है। जैसे ही रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम हो गया है उसके बाद ये पूरा एक बुक बनाई है, उल्लू बनाई है, बहुत सारा मतलब बनाई है, पूरा इतना सुंदर बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है। पेंटिंग का शौक है। फ्री टाइम कभी मिल गया सर तो कुछ गाना बजा के डांस भी खूब अच्छा कर लेती है। अच्छा। हाँ, डांस भी खूब अच्छा करती है। हाँ, डांस भी खूब अच्छा कर लेती है। खेल में भी अभी जैसे सन जोसेफ में ही खेल हुआ है, ये खो-खो का खेल हुआ था, खो-खो खेल हुआ, उसमें भी ये टॉप की है। मतलब किसी भी चीज़ में ये नहीं है कि हमको ये नहीं करना है। हाँ, कभी ये नहीं बोलती है कि हमको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने एक बात बोला है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, बच्चे की हर तरह का जांच। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो उसको दबाव डालते हैं, नहीं ये होना चाहिए, काहे 2 नंबर कम आया, 99 का है। नहीं, हमने कभी दबाव बच्चों पर नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे पर दबाव नहीं डाले। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में किसी पर हम ऐसा दबाव नहीं डालते हैं। मतलब ये सब डिसिप्लिन थोड़ा सा मेंटेन, जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब सुबह मॉर्निंग में उठना
उसके बाद अपना एक मतलब स्कूल से आकर के अपना मेंटेन करना, तो वो सब मतलब आप मेंटेन जो बच्चे गार्जियन जो करेंगे। नहीं जग रही है सोए तो हमको जगाना, हम उसको जगाएंगे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उसका टाइमिंग था, माँ अगर हम नहीं जगे तो हमको जगा दीजिएगा, हम उसको जगा मतलब ये सब मैंने फ़र्क मतलब इससे बहुत मतलब पड़ा। अगर कोई बच्चे अभी भी चाहते हैं करने के लिए तो गार्जियन का आपका यही संदेश है कि उसमें जो है गार्जियन का योगदान तो होना जरूरी है सर, कि अगर बच्चे सुबह में जल्दी नहीं जग रहे हैं, देर रात तक 12 बजे तक बैठे हुए पढ़ रहे हैं, ये कोई पढ़ाई का टाइम नहीं है कि बच्चे 12-1 बजे तक पढ़ लें और सुबह में 8 बजे तक सोते रहें, तो ये सही नहीं है। बच्चे को 4 से 5 के बीच में जगा दीजिए, वो थोड़ा फ्रेश होंगे। मॉर्निंग का टाइम अच्छा रहता है बच्चे को पढ़ने के लिए, 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन जो मॉर्निंग में पढ़ेंगे वो 12 बजे रात में अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उस समय नींद आएगी, वो झुक झुक करके पढ़ेंगे, वो अच्छा याद नहीं होगा। और सुबह का जो है अच्छे से जगेंगे तो अच्छे से याद करेंगे। रात को 11 बजे बच्चे सो जाएं और मन से सोएं और 4 बजे भोर में जग करके पढ़ें, देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि इस तरीके से बच्चे को आप मैनर सिखाएं, और हम लोग के लिए बहुत रास्ता आसान हुआ कि जब भी गए तो इसे आसान तरीके से ही, मतलब हमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स ही नहीं लगाया, ऐसा कुछ कठिन नहीं लगा इसको पढ़ाने में। इस तरीके से इसका माइंड पहले से ही था, ये हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इससे बड़ा भी चीज़ क्या था कि अभी ये बताई थी आप लोगों के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए क्या, कि ये कंसिस्टेंसी और सेकंड बात ध्यान रखना है कि लास्ट तक ये फाइट की है। एक होता क्या है कि सिलेबस जो 10th वगैरह का है तो उतना तो है नहीं, ऐसे आप उसमें बाद आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि बच्चे में के मन में ये आ जाता है कि वो पूरा ख़त्म करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि अरे अब तो हो गया यार, सफिशिएंट है। लेकिन जब आप टीचर के साथ में रहोगे तो आपको रियलाइज होते रहता है ना। तो एक माहौल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके अलावा पीयूष सर कुछ पूछना चाहते हैं? और हमारे साथ कुछ यहाँ पेरेंट्स भी हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या परेशानी बच्चे घर पे मतलब होता है कि पढ़ाई को लेकर क्या क्या परेशानी होता है, क्या क्या बच्चे घर में कैसे क्या करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो मैं पूछना चाहता हूँ पेरेंट्स से। हमारे साथ एक पेरेंट्स हैं यहाँ पे जिनकी बच्ची यहाँ क्लास 10th में है। हाँ मैम, क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो प्रज्ञा आपको कांग्रेचुलेशन, और आपने जो मेहनत किया और सर लोग को जितना भी आपने सपोर्ट किया, जो भी पढ़ाए सर, तो आपने उसका 100% रिजल्ट दिया। तो आप जो भी 10th में बच्चे गए हैं, तो ये बच्चे क्या है ना, जैसे मम्मी लोग को या जो भी जितने भी पेरेंट्स हैं उसको मतलब बोलना पड़ता है कि पढ़ो, जो कि अब नहीं होना चाहिए। तो बच्चे का जो टाइम टेबल है कि तो मतलब लास्टली 10th में अब जो क्लास में गए हैं, तो इसमें मतलब कितना मतलब पढ़ना चाहिए, कितने घंटे। जैसे मॉर्निंग में कुछ बच्चे नहीं उठना चाहते हैं, नहीं अभी मम्मी मेरा कंप्लीट हो गया है, हो जाएगा स्कूल से आने के बाद। फिर टीवी मोबाइल जो है आज के डेट में बच्चे स्कूल से आते हैं बैक साइड रखते हैं, पहले टीवी हाथ में होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। तो टाइम मोस्टली कितना मतलब पढ़ना चाहिए 10th के क्लास के बच्चों को स्कूल कोचिंग के अलावा? ज़्यादा पढ़ लेते तो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट 6 घंटा तो पढ़ना चाहिए। और बाकी बच्चा 1 घंटा भी पढ़े, वो अच्छे से पढ़े। हाँ हाँ, 1 घंटा से बीत गया तो वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वही मतलब जितना देर पढ़े मन लगा के पढ़े, चाहे वो आधा घंटा पढ़े। और जो आप स्कूल में पढ़ के आते थे उसको आप फिर घर में उसको रिवीजन करते थे, और लास्टली 3 मंथ आपने मतलब जितने भी पढ़े थे उसको पूरा रिवीजन किए शाम के पेपर। तो वही इन सब बच्चों से यही कहना है क्या ऐसे ही करें मेहनत। तो ये हमारे सामने ये बच्ची थी और हम टीचर्स टीम ने मिलकर के एक छोटा सा गिफ्ट इस बच्ची के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था कि चलिए गिफ्ट तो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो ये है कि हम लोगों के लिए कि इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लेकर गए, लेकिन फिर भी हमने कोचिंग यूनिट से अपने टीचर टीम की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट इस बच्ची के लिए लाया था। और इन शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान था जिन्होंने इस बहुत अच्छा मेहनत किया था। एक छोटा सा गिफ्ट इन शिक्षकों के लिए भी लाया गया था जिन्होंने इतना अच्छा बॉक्स किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस आगे बॉक्स करें। सब लोग पढ़ा रहे हैं, हाँ, आगे भी उम्मीद है थैंक कि यू सर। मेरा बेटा भी लाएगा। अभी तो 7th में है, अभी 7th ये गिफ्ट आपका है सर? ICSE बोर्ड से है, तभी 82% लाया, जबकि ICSE बोर्ड बहुत पढ़ाई हार्ड होता है CBSE से। कि बच्ची प्रज्ञा ये गिफ्ट जो है हम सबको टीचर के द्वारा प्रज्ञा को देने के लिए, नो प्रॉब्लम। और वो जो गिफ्ट है मैडम को देने के लिए आया, मतलब मैडम देगी अपनी बच्ची को। क्या मैडम सर
करिए सर, आइए सर। इधर आइए सर। हो गया। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इतना अच्छा बेशकीमती टाइम दिया हम लोगों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि अगला टॉपर मुझे इस बैच से देखने को मिले और वो बच्चे यहाँ रहे। और अगली बार ये जो देखिए बहुत कॉमन डिफरेंस है आम आदमी और ख़ास आदमी में, मेरी कॉमन डिफरेंस, पर तो सभी लोग रहे होंगे, बैच में बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन एक दो पॉइंट से लोग आगे चले जाते हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि मुझे आम वाला में नहीं, कॉमन में नहीं रहना, मुझे वो पॉपुलर वाला में अपना जगह बनाना है। और उम्मीद करते हैं कि अगला बैच टॉपर जो इस प्रज्ञा के जगह पे जो मुझे इस इंस्टीट्यूट से मिले, वो मैं उम्मीद करता हूँ। इसके लिए आप लोगों को मेहनत जरूरत है। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे और ऐड करना चाहेंगे कि ऐसे आप लोग को 10th के बच्चों को पूछना चाहिए था कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस मैथ तो एक हो गया, जिससे सर ने बताया, सब लोगों ने बताया कि मैथ कैसे क्या करना चाहिए बुक है, लेकिन बाकी अदर सब्जेक्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको मार्क्स को इंक्रीमेंट करने में। तो प्रज्ञा से हम चाहेंगे कि एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली वो बताए कि कौन कौन सब्जेक्ट में क्या क्या कैसे करना चाहिए, वो कैसे वो पढ़ाई की और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अगर इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में लिटरेचर के लिए एनसीईआरटी बुक ही है, तो उसका एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कीवर्ड्स मिलता है, जिससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब भी हम लोग आंसर शीट में अपने आंसर्स को लिखते हैं, तो जो भी टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि हाँ ये बच्चा जो है कीवर्ड्स पूरा पॉइंट याद में रखा हुआ है। तो ऐसे आंसर लिखते वक्त हम लोग का अगर आंसर ज़्यादा बड़ा नहीं भी है तो वो टू द पॉइंट होना चाहिए, जिससे उसमें फुल मार्क्स मिलता है। और बाकी इंग्लिश में ग्रामर का है, तो उसके लिए तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उससे इंग्लिश ग्रामर तो अच्छा हो जाएगा। फिर कॉम्प्रीहेंसन के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसन या जो पैसेज टाइप क्वेश्चंस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चंस होता है ना वो मतलब अंदर से होते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव से ही होते हैं, बट वो अलग तरीके से लिखे रहते हैं, तो जिससे बच्चा कन्फ्यूज़ कर जाता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग का बहुत सारा MCQs था, तो उसके लिए सैम्पल पेपर सॉल्व किए, क्योंकि उसमें MCQs होगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। हिंदी में भी यही था कि ग्रामर में हम लोग का सिर्फ MCQs था, तो उसको भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में भी एक एक लाइन पढ़ना है NCERT का, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे तो जो भी क्वेश्चंस होगा उसका हम लोग का आंसर याद रह जाएगा। तो एक तो NCERT का एक एक लाइन याद होना चाहिए, कि हिंदी और इंग्लिश में तो सबसे ज़्यादा, कि एक एक लाइन याद रहेगा तो आंसर अच्छे से हम लोग लिख सकते हैं। और अपने तरीके से लिखना है तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। अभी के जो पेरेंट्स हैं बहुत परेशान रहते हैं बच्चों को, मेरा बच्चा खाली फ़ोन चलाता रहता है, फ़ोन चलाता रहता है, फ़ोन रहता है मेरे पास, टीवी है, ये है। तो मैम मैं पूछना चाहता हूँ क्या कि आपके घर में टीवी, फ़ोन या पर्सनल फ़ोन दिए हुए थे बच्चे को? क्योंकि बहुत बच्चे जिद करते, पूछते हैं पेरेंट्स क्या कि बच्चे जिद करते हैं कि हमको फ़ोन चाहिए क्योंकि हमको पढ़ना होता है फ़ोन से। मैं आपसे कहना पूछना चाहता हूँ, क्या आपने भी पर्सनल फ़ोन दिया था या टीवी घर में लगाए हुए थे? कितना देर क्या था? लास्ट क्वेश्चन से हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन टीवी बिल्कुल हम जब से बड़ी बेटी का ही बोर्ड एग्जाम था तभी से हम टीवी बंद कर दिए, घर में टीवी नहीं चलाने दिए थे। फ़ोन था मेरे पास, 2 फ़ोन हम लिए मजबूरी में, जब लॉकडाउन हो गया तब बच्चों को पढ़ना पड़ता था। 3 बच्चे हैं मेरे, तो तीनों के लिए चाहिए था कि तीनों को पढ़ना है, तो एक को कंप्यूटर दिए, 2 को मोबाइल दिए, सिर्फ पढ़ाई के टाइम, उसके बाद नहीं। हाँ, कभी बच्चे को मनोरंजन के लिए जैसे गाना बजा दिया, शाम के टाइम है, शाम के टाइम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम खुद बोल देते थे कि तुम लोग मूड फ्रेश करो, गाना बजा लो, कुछ डांस करना है डांस कर लो, कुछ भक्ति गान बजा लो, मूड फ्रेश हो जाएगा सबको। लेकिन ऐसे गेम खेल रहे हैं बच्चे या कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ देख रहे हैं, ऐसा मेरे बच्चे में ये आदत नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। बिना मोबाइल के भी ना, जैसे कहने मतलब है कि बिना मोबाइल का भी अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। अभी वो ज़रूरी नहीं है, लॉकडाउन में वो ज़रूरी था। लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा था लॉकडाउन में, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। जब स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छा नया हमारी एग्जाम्पल है मेरे पास। वहाँ पे आपका मेरी बड़ी बेटी बिना मोबाइल के ही, उसको मोबाइल नहीं देते उस टाइम लॉकडाउन नहीं था, उसके पास उस समय मैं छोटा मोबाइल रखती थी, बड़ा मोबाइल हम घर में लाने ही नहीं दिए थे कि नहीं मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं रहेगा। तो वो 94% लाई थी और उसको 4था स्थान था। प्रतिभा का सर 4था स्थान था स्कूल में उसका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए मैम यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आप सबका बहुत बेहतरीन पल यहाँ बीता और अगला टॉपर मुझे इस कोचिंग से मिले, उसके लिए एक बार प्रज्ञा के लिए जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत कीजिए। थैंक यू।